नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। आज हम रीट एग्ज़ाम हेतु और अन्य जो शिक्षक भर्ती की परीक्षाएं होती है तो उसमें भी शिक्षण विधियां आती है। तो शिक्षण विधियों का मॉडल पेपर नंबर 52 आज हम हल करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ही शानदार अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चन हैं। पैटर्न बिल्कुल आपका 2021 के एग्ज़ामों के अनुसार रहने वाला है। वैसे अभी तक तो 2021 में इतने कोई ख़ास एग्ज़ाम हुए नहीं हैं और वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं तो हो सकता है कि कम से कम 2 से 3 महीने तक और एग्ज़ाम आपके नहीं होगा साथियों। यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 है, संवाद पाठ के शिक्षण में विद्यार्थी के लिए सबसे अधिक प्रभावकारी उद्योतन सामग्री है। मौखिक उदाहरण, शामपट्ट कार्य, मॉडल और टेप रिकॉर्डर। प्रश्न को समझकर ही उत्तर देना है क्योंकि लगभग 50% स्टूडेंट्स को तो ये क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया होगा। क्या है क्वेश्चन? संवाद पाठ के शिक्षण। अब संवाद का मतलब क्या होता है? जिसमें बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पर सबसे ज़्यादा प्रभावकारी उद्योतन सामग्री, उद्योतन मतलब सहायक सामग्री, तो मॉडल और शामपट्ट तो रहेंगे ही नहीं साथियों, या तो मौखिक उदाहरण या टेप रिकॉर्डर। अब होता क्या है कि संवाद अगर कर रहे हो, यदि आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो और उसको दोबारा सुनते हो तो उससे प्रभावकारी शिक्षण हो जाता है। इसलिए टेप रिकॉर्डर आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 समझिएगा। मॉन्टेसरी विधि का उपयोग करते हैं, मौन वाचन में करते हैं, सैसोर वाचन में करते हैं, लेखन शिक्षण में करते हैं, या उक्त सभी में ही मॉन्टेसरी विधि का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, इटली की रहने वाली मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने जो शिक्षण विधियां दी है, उन शिक्षण विधियों का प्रयोग लेखन शिक्षण के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? लेखन शिक्षण के लिए। इन्होंने सबसे ज़्यादा बल भी लेखन शिक्षण के ऊपर ही दिया है। जैसे इन्होंने मॉन्टेसरी जो विधि दी है, मॉन्टेसरी के अलावा साचर्य विधि दी है। फिर इस प्रकार से बहुत सारी विधियां इनके द्वारा दी गई है, लेकिन सभी में लेखन शिक्षण ही करवाया गया है, चाहे शब्द लेखन हो, वर्ण लेखन हो, वाक्य रचना हो इत्यादि। लेकिन लेखन शिक्षण में इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 2 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सुंदर लेखन के अभ्यास के लिए उपयुक्त रहेगा श्रुत लेख, प्रतिलेख, अनुलेख और कहानी लिखना। तो 3 चीजें होती है, एक तो श्रुत लेख, प्रतिलेख, अनुलेख। नाम सभी ने सुन रखा होगा। श्रुत लेख का मतलब क्या होता है? सुनकर के लिखना। क्या होता है साथियों? सुनकर के लिखना। अब इसकी विशेषता क्या है श्रुत लेख की? कि इसमें अशुद्धि संशोधन, मतलब जो शब्द बालक अशुद्ध लिखता है या बहुत सारे शब्द जो बालक अशुद्ध लिखता है, उनका सही रूप अध्यापक बताता है साथियों। तो इसका मुख्य जो इसकी विशेषता है श्रुतलेख की, वो तो है शुद्ध लेखन। फिर जो प्रतिलेख है, प्रतिलेख में क्या होता है? जैसे हम नकल करते हैं ना, जब हम छोटे थे तो कक्षा 1 2 3 तक 3 4 5 तक भी हमारे जो अध्यापक थे वो हमसे कहते थे कि कल है ना एक पाठ की नकल करके लाना। रोजाना एक एक पाठ की नकल चेक की जाती थी, तो उसको ही कहा जाता है प्रतिलेख। क्या कहा जाता है उसको? प्रतिलेख। उसमें क्या होता है साथियों? प्रतिलेख करने से हमें शब्द शुद्धि के साथ साथ, भाई शब्द अशुद्धियां तो वहां भी होती है, लेकिन हमारी लेखन क्षमता विकसित होती है। किंतु यदि हमें सुंदर लेखन का अभ्यास करना है तो उसके लिए अनुलेख सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प जो है वो ही आपका राइट आंसर है, अनुलेख वाला। सुंदर लेखन का अभ्यास करना है तो अनुलेख सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। मास कम्युनिकेशन का सबसे पुराना तथा आधार माध्यम है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो मास कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो जनसंपर्क संप्रेषण इसको हिंदी में कहा जाता है।
जनसंपर्क सबसे पहले प्रिंट मीडिया के माध्यम से हुआ करता था। अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़्यादा प्रभावी है, लेकिन सबसे पुराना और आधार माध्यम पूछा है तो पुराना और आधार माध्यम तो किसको माना जाता है? प्रिंट मीडिया को माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। प्रश्न नंबर 4 में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। साथियों, प्रश्न नंबर 5, शिक्षण सहायक सामग्री को प्रदर्शन के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में, 3 भागों में, 2 भागों में और 1 भाग में। तो साथियों, प्रदर्शन के आधार पर शिक्षण सहायक सामग्री को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो है पर्दे के सहारे प्रदर्शित किए जाने वाली सामग्री और एक है बिना पर्दे के सहारे प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री। किसके आधार पर? प्रदर्शन के आधार पर। तो फिर 2 भागों में विभाजित किया है तो 2 किस में है? तीसरे विकल्प में, अर्थात थर्ड विकल्प आपका राइट आंसर है प्रश्न नंबर 5 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के आधार पर शिक्षण के कितने उपागम हैं? 2 उपागम हैं, 3 उपागम हैं, 4 उपागम हैं या 5 उपागम हैं? तो साथियों, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के आधार पर शिक्षण के उपागमों की अगर हम बात करें तो इसके 3 उपागम होते हैं। 3 उपागम कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपके कठोर उपागम, एक होता है आपके मर्दुल उपागम, ये दूसरा प्रकार, और एक होता है आपके प्रणाली उपागम, ये तीसरा प्रकार है साथियों। तो यहाँ पर शैक्षिक प्रौद्योगिकी के आधार पर कितने उपागम होते हैं? 3 मैंने आपका नाम बता दिए, कठोर उपागम, मर्दुल उपागम और प्रणाली उपागम। सेकंड विकल्प आपका प्रश्न नंबर 6 में सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7वां क्वेश्चन है, निगमन विधि का मार्ग है, खोज का मार्ग है, अनुकरण का मार्ग है, खेल का मार्ग है या उदाहरण का मार्ग है? तो देखिएगा, खोज का मार्ग तो आगमन विधि का होता है, जबकि निगमन विधि का मार्ग अनुकरण का मार्ग होता है। कैसे होता है? क्योंकि निगमन विधि में क्या किया जाता है साथियों, पहले ही आपको सूत्र बता दिया जाता है कि भाई इस प्रकार से आपका आंसर निकलेगा, ये सूत्र आपको लगाना होगा। फिर अध्यापक उस सूत्र के आधार पर आंसर बता देता है, उसी प्रकार हम आगे के सवालों को हल करते जाते हैं। तो इसलिए निगमन विधि का जो मार्ग है उसको अनुकरण का मार्ग माना जाता है। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 7 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो साथियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 8, इकाई विधि का दोष है कौशल अविकसित करना, प्रशिक्षण की विधि होना, कर्मिकता का अभाव होना और शिक्षण सामग्री का बंटवारा। तो इकाई विधि का नाम तो सभी ने सुन रखा होगा। इकाई विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है साथियों? इसका राइट आंसर है क्रमिकता का अभाव। क्रमिकता का अभाव कैसे होता है? देखिएगा, जो इकाई विधि है इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई भी एक, जैसे मान लीजिए कि हिंदी की ही एक किताब है या फिर सामाजिक की एक किताब है, कोई सा भी सब्जेक्ट की किताब हो सकती है। अब उस सामाजिक की किताब में जैसे राजस्थान का जो भूगोल है उससे संबंधित 6 अलग अलग पार्ट है, तो उन सभी पार्टों को, जैसे एक तो पार्ट है कि फिर चौथा, फिर 7वां, फिर 9वां, फिर 12वां, फिर 15वां, इस प्रकार से अलग अलग पार्टों की संख्या है और उन सभी में राजस्थान के भूगोल के बारे में, जबकि अन्य पार्टों में कल्चर के बारे में, इतिहास के बारे में बताया गया है। तो यदि इन सभी पार्ट को एक साथ एक इकाई में पढ़ाया जाए, एक साथ करके पढ़ाया जाए, तो वो होती है इकाई विधि। अब होगा क्या, एक पार्ट पढ़ा दिया, 4 पढ़ा दिया, 7, 9, 12, 15, लेकिन दूसरा तीसरा नहीं पढ़ाया, फिर 5वां नहीं पढ़ाया, फिर 6वां नहीं पढ़ाया, फिर 8वां, 9, 10वां नहीं पढ़ाया। तो इस प्रकार से इकाई विधि का सबसे बड़ा दोष कर्मिकता का अभाव माना जाता है। आपका थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 8 में राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9, उपलब्धि परीक्षण का अंतिम सोपान है समस्या का चुनाव करना, समय का निर्धारण करना,
नीलपत्र बनाना और अंक तालिका का निर्माण करना। तो साथियों उपलब्धि परीक्षण में भाई सबसे लास्ट में थोड़ी समस्या का चुनाव करेंगे, कभी भी सबसे लास्ट में समय का निर्धारण भी नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण में सबसे अंत में अंक तालिका का निर्माण किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है। 9वें क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो साथियों प्रश्न नंबर 10 क्या पूछ रहा है आपसे, रचनात्मक परीक्षा के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? सत्र परीक्षा, कार्य देना, मौखिक प्रश्न और प्रश्नोत्तरी एवं खेल। देखिए एक तो होती है रचनात्मक परीक्षा और एक होती है योगात्मक परीक्षा। योगात्मक का मतलब क्या होता है, जो साल के लास्ट में एग्जाम लेते हैं उसमें बहुत सारे जो नंबर एक साथ जोड़ के दे दिए जाते हैं, जिसमें लिखित एग्जाम लास्ट में लेते हैं ना वर्ष के अंत में, तो यह उसको कहा जाता है योगात्मक। योगात्मक मतलब योग। रचनात्मक में बीच बीच में मूल्यांकन होता रहता है। तो कार्य देकर, प्रश्नोत्तरी एवं खेल के माध्यम से, मौखिक प्रश्न के माध्यम से आप रचनात्मक मूल्यांकन कर सकते हो। लेकिन ये जो सत्र परीक्षा है, सत्र परीक्षा के माध्यम से रचनात्मक मूल्यांकन न होकर के योगात्मक मूल्यांकन या योगात्मक परीक्षा होती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है, क्योंकि ये रचनात्मक परीक्षा के लिए सही तरीका नहीं माना। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछ रहे हैं आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन गलत होने के बहुत ज़्यादा चांस है। बताना फिर आंसर इसका। पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास व गतिविधियां देने का उद्देश्य नहीं है भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना और प्रश्नोत्तर सरलता से याद करवाना। अब देखिए राइट आंसर कौन सा रहेगा प्रश्न नंबर 11 में। 11वां क्वेश्चन, पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां होती है उसका क्या उद्देश्य नहीं है इन चारों में से? बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो यदि आप चौथे विकल्प पर आए हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही है, क्योंकि पाठ के अंत में जो अभ्यास और गतिविधियां होती है उनका ऐसा कोई ये मुख्य उद्देश्य नहीं होता है कि प्रश्नोत्तर सरलता से बच्चों को याद हो जाए, इसलिए गतिविधियां और अभ्यास दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है साथियों, वो तो हम करते हैं उनको याद आसानी से, वो अलग चीज है। चौथा विकल्प सही रहेगा। 11वें क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछ रहा है? 12वां क्वेश्चन है, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका है किताब पढ़ना, अंत्याक्षरी, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना और अनुभव बांटना व बातचीत। तो मौखिक भाषा का आकलन करना है तो तयशुदा उत्तर देने से सर्वोत्तम तरीका हो ही नहीं सकता। किताब पढ़ना ही सर्वोत्तम तरीका नहीं है, बल्कि यदि उनके साथ अनुभव बांटोगे, बच्चे बातचीत करेंगे, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होता है साथियों मौखिक भाषा के आकलन के लिए। चौथा विकल्प आपके 12वें क्वेश्चन में सही है। यदि आप अंत्याक्षरी पे जाते हो तो ये सेकंड चॉइस है, बट फर्स्ट चॉइस आपकी अनुभव बांटना व बातचीत ही रहेगा। प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं। 13वां क्वेश्चन है, प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित विधि मानी जाती है समस्या समाधान विधि, व्याख्यान विधि, तुलना विधि और इनमें से कोई नहीं। तो प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित विधि यहाँ पर आपके समस्या समाधान विधि को कहा जाता है। समस्या का समाधान छात्रों के द्वारा किया जाता है समस्या समाधान विधि में, इसलिए इसको प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित विधि मानी जाती है। प्रथम विकल्प सही है 13वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, गणित को कहा जाता है, विद्यार्थियों का दुश्मन कहा जाता है गणित को, शक्तिशालियों की शक्ति कहा जाता है, या मन की भाषा कहा जाता है, या मस्तिष्क का व्यायाम कहा जाता है। तो होता क्या है कि अधिकतर स्टूडेंट गणित में कमज़ोर होते हैं, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो सोचेंगे कि विद्यार्थियों का दुश्मन कहते हैं, लेकिन इसको विद्यार्थियों का दुश्मन नहीं कहते हैं, इसको मस्तिष्क का व्यायाम कहते हैं। अच्छे का जो अगर मस्तिष्क खोलना है तो गणित के सवाल करने लग जाओ, या तो बंद हो जाएगा या फिर अच्छे से खुल जाएगा। तो साथियों वो एक बात कह रहा हूँ, बाकी मस्तिष्क का व्यायाम ही इसको कहा जाता है। चौथा विकल्प आपके 14वें क्वेश्चन में सही है।
आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 छात्रों की वैचारिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से उत्तम प्रश्न माने जाते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, सत्य सत्य प्रश्न और मिलान प्रश्न। तो विचारों की अभिव्यक्ति यदि छात्रों की हो तो ऐसे प्रश्न कौन से होते हैं? मिलान प्रश्न तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ना ही सत्य सत्य होते हैं, ना ही वस्तुनिष्ठ होते हैं, बल्कि जो निबंधात्मक प्रश्न हैं वो ही वैचारिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से सर्वोत्तम प्रश्न माने जाते हैं, क्योंकि खुद के जो विचार है वो तो सिर्फ निबंधात्मक प्रश्न में ही मिलते हैं साथियों। बाकी मिलान प्रश्न के निश्चित आंसर है, सत्य सत्य का एक फिक्स आंसर होता है, वस्तुनिष्ठ का एक फिक्स आंसर होता है। तो सेकंड विकल्प आपका सही है 15वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है ज्ञानात्मक पक्ष का उचित मापन होता है प्रायोगिक परीक्षा द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा, भावात्मक समस्या द्वारा और उपयुक्त सभी द्वारा। तो साथियों ज्ञानात्मक पक्ष की यदि हम बात करें तो इसका उचित मापन लिखित परीक्षा द्वारा होता है, जबकि क्रियात्मक पक्ष की बात करें तो इसका उचित मापन प्रायोगिक पक्ष के द्वारा होता है और भावात्मक समस्या द्वारा ही भावात्मक पक्ष का मापन होता है। तो यहाँ पर फिर आपका कौन सा विकल्प सही है? सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 16 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। 17वां क्वेश्चन है पैनल चर्चा के कितने प्रकार है? 6 प्रकार की पैनल चर्चा होती है, 4 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है या 3 प्रकार की होती है? तो पैनल चर्चा के प्रकार बताना है आपको। प्रश्न नंबर 17 में राइट आंसर। तो साथियों पैनल चर्चा के प्रकारों की अगर हम बात करें तो पैनल चर्चा के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक तो होता है शिक्षण पैनल चर्चा और एक होता है सामाजिक पैनल चर्चा। ये दोनों प्रकार ही पैनल चर्चा के माने जाते हैं साथियों। विकल्प नंबर आपका तीसरा सही है प्रश्न नंबर 17 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18वां क्वेश्चन है व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि और पुस्तक विधि। तो अपेक्षाकृत बेहतर विधि माना जाता है, किसको माना जाता है? देखिएगा जो व्याकरण शिक्षण की जो बेहतर विधि है इनमें से अपेक्षाकृत मतलब इनकी अपेक्षा, इन चारों में से 3 की अपेक्षा एक बेहतर विधि है, वो है आपके आगमन विधि। साथियों आगमन विधि को ही व्याकरण शिक्षण की बेस्ट विधि माना जाता है, लेकिन अगर जो आगमन निगमन भी विकल्प में है तो फिर वो एक साथ दोनों जो विकल्प में होती है वो राइट आंसर रहता है। विकल्प नंबर 1 सही है 18वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19वां क्वेश्चन है आत्मीकरण के पश्चात अर्थ ग्रहण में सहायता की दृष्टि से कौन सा वाचन उपयुक्त है? अनुकरण वाचन, समवेत वाचन, मौन वाचन और आदर्श वाचन। आत्मीकरण मतलब बच्चों को जब आपने अच्छे से समझा दिया है उसके पश्चात में अर्थ ग्रहण में अगर यदि सहायता लानी है तो उसके लिए अनुकरण वाचन नहीं, ना ही समवेत, ना ही आदर्श, बल्कि मौन वाचन उपयुक्त होता है। कौन सा विकल्प सही है 19वें क्वेश्चन में? थर्ड विकल्प बिल्कुल सही है साथी। आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो लाइक कर सकते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो साथियों। हमें मोटिवेशन मिलता है इन चीज़ों से। तो अंतिम और 20वां क्वेश्चन, सुकरात का शिक्षण आव्यूह है प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर, प्रवचन और व्याख्यान। मतलब सुकरात ने इनमें से कौन सा शिक्षण का प्रकार व्यू है मतलब विधि दी है साथियों? देखिए सुकरात के द्वारा यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का प्रतिपादन किया गया है। सेकंड विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 20 में। कमेंट करके जाइएगा जितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं जरूर बता के जाए, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बता के जाए। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।